प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति में भी काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और जो प्राकृतिक वनस्पति है वो सीधे रूप से जलवायु से जुड़ी हुई है, अर्थात जलवायु में विभिन्नता होने पर प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एशिया महाद्वीप की मिट्टियाँ, मृदा। तो जो मिट्टी है वो भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत होती है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के अंशों के योग से बनती है। अर्थात जो ऊपरी धरातल है जिसे भूतल कहते हैं, उस पे जो असंगठित पदार्थों की ऊपरी जो परत होती है उसे मिट्टी कहेंगे। तो मिट्टी के निर्माण में जो सहायक तत्व हैं उनमें चट्टान, वनस्पति, जीवांश अर्थात जीव जंतुओं का जो अंश होता है और साथ ही जलवायु की दशाएं। तो इन तत्वों के द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, या ये जो तत्व हैं चट्टान, वनस्पति, जीवांश व जलवायु की दशाएं, ये मिट्टियों के निर्माण में सहयोग करते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष की जो मिट्टियां हैं उनके रंग में, उनके गठन, संरचना आदि में जो अंतर पाया जाता है वो इन्हीं तत्वों के कारण देखने को मिलता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की जो चट्टानें होती हैं उन्हीं के टूटने फूटने से उनका जो अंश होता है या चूर्ण होता है उसी से मिट्टियों का निर्माण होता है, जिसमें वनस्पति के अंश मिले होते हैं, उसी में जीव जंतुओं के अंश मिले होते हैं, और उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो उस मिट्टी को प्रभावित करती है। तो मिट्टियों में जो विभिन्नता है वो इन्हीं तत्वों पर आधारित होती है। तो एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, धरातलीय विभिन्नताएं अर्थात चट्टानों में विभिन्नताएं हैं, जो भूआकृतिक प्रदेश हैं उनमें विभिन्नता है, वनस्पति में। तो इन सभी के कारण इस विस्तृत महाद्वीप में मिट्टियों में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जो मिट्टियां हैं वो किसी राष्ट्र या किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि से जुड़ी हुई होती है और कृषि उत्पादन का प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है, अर्थात अधिकतर जो जनसंख्या है 60% के आसपास लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं, और कृषि जो है वो सीधे सीधे मिट्टी से संबंधित है, या अन्य जो और क्रियाएं हैं वो सभी इसी मिट्टी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मिट्टी को आधारभूत संसाधन कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप की विशालता को देखते हुए इसमें जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो एशिया महाद्वीप में जो मुख्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें है टुंड्रा मृदा, पोडजोल मृदा, काली मृदा जिसे चरनोज मृदा भी कहते हैं, चेस्टनट मृदा जिसे जलोढ़ या कांपी मृदा भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल, लेटेराइट और पर्वतीय। तो ये मुख्य मिट्टियां हैं जो इस महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। तो जो टुंड्रा मृदा है वो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो आर्कटिक महासागर के पास का भूभाग है वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसका विस्तार पूर्व में बेरिंग सागर से, प्रशांत महासागर के तट से लेकर पश्चिम में यूराल पर्वत तक देखने को मिलता है। इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, वनस्पति का अंश कम होता है, और इसमें काफ़ी जो है अत्यधिक शीत के कारण यहाँ की मिट्टी कठोर पाई जाती है और वर्ष भर जमी रहती है। यहाँ की जो मिट्टी है इसमें दलदली क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। ऐसी मिट्टी कृषि के अयोग्य है, बंजर है।
इस तरह की जो मिट्टी है वो मानचित्र में देखिए, ये जो संकेत है टुंड्रा मिट्टी, तो ये जो है यूराल पर्वत से लेकर बेरिंग सागर के तट तक इस क्षेत्र में यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी जो मृदा है वो है पोडजोल मृदा। तो ऐसी मिट्टी एशिया महाद्वीप में जो साइबेरियाई भाग है जहाँ कोणधारी वन टैगा वन पाए जाते हैं, वहाँ ऐसी पोडजोल मृदा पाई जाती है, जिसमें उत्तरी चीन, कोरिया और उत्तरी जापान में भी इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। ऐसी मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास और खनिजों के अंश अधिक पाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी में वनस्पति के अंश भी अधिक होते हैं। इस मिट्टी का जो रंग है वो राख के जैसा होता है। यहाँ गेहूँ, जौ आदि की कृषि की जाती है। तो मानचित्र में देखिए, ये है पोडजोल मृदा, जहाँ ये देखिए ये है टुंड्रा और इसके दक्षिण में है ये जो क्षेत्र है साइबेरियाई जो भाग है, इधर उत्तरी चीन है, उत्तरी कोरिया है, जापान का कुछ भाग। यहाँ जो टैगा वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन, वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगला जो मृदा प्रकार है वो है काली या चरनोज मृदा। तो ऐसी जो मिट्टी है वो एशिया महाद्वीप में 3 स्थानों पे देखने को मिलती है। पश्चिमी साइबेरिया में, भारत का जो उत्तरी पश्चिमी दक्कन पठार है वहाँ, और मंचूरिया के उत्तरी भाग में। एशिया में जो रूस है, साइबेरियाई रूस, वहाँ इस मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र है और वहीं पर इसे चरनोज्म मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी काले रंग की होती है। वनस्पति के अंश अधिक पाए जाते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है जहाँ इस तरह की जो मिट्टी है उसका निर्माण लावा से हुआ है, अर्थात जो ज्वालामुखी से लावा निकला है उसके जमने से इस तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है। जहाँ कपास की कृषि अधिक की जाती है, इसे कपास की मृदा भी कहते हैं और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इस तरह की जो मिट्टी है वो देखिए मानचित्र में, यह है काली मृदा। तो ये है दक्कन का पठार है, यहाँ इस तरह की मिट्टी है। साइबेरियाई जो भाग है यहाँ इसकी है, और ये मंचूरियाई क्षेत्र। तो इस तरह की जो मृदा है वो एशिया महाद्वीप में इन मुख्य क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला जो मृदा प्रकार है वो है चेस्टनट मृदा या कांपीय जलोढ़ मृदा। तो चेस्टनट जो मिट्टी है वो पश्चिमी और मध्य साइबेरिया के जो स्टेपी घास के मैदान हैं वहाँ देखने को मिलती है। साथ ही जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है वहाँ भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों से निर्मित मैदान है। इसके साथ ही जो अन्य नदियाँ हैं एशिया महाद्वीप की बड़ी बड़ी, उन क्षेत्रों में भी इस तरह की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा का जो रंग है वो साइबेरियाई प्रदेश में कहीं कहीं काला होता है और सामान्यतः इसका रंग कत्थई होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, अर्थात जो जीवांश की मात्रा है, जो अंश है, वो अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में गेहूँ, जौ, चना आदि की कृषि की जाती है। यह जो मिट्टी है यह सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। मानचित्र देखिए, यहाँ जो चेस्टनट मृदा है, ये देखिए उत्तरी जो विशाल मैदान है भारत में, यहाँ जो नदियों से निर्मित मैदानी भाग हैं जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, कांपीय मृदा कहते हैं। साथ ही ये जो क्षेत्र है साइबेरियाई भाग जिसे चेस्टनट मृदा कहते हैं। तो इस तरह की जो मिट्टी है वो नदियों से निर्मित जो भाग हैं, जिसमें हुआंगहो नदी है, यांगटीसी कियांग नदी है, या जो अन्य इस महाद्वीप की नदियां हैं, वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगला जो मृदा प्रकार है वो है मरुस्थलीय मृदा। तो एशिया महाद्वीप में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ अधिक तापमान और कम वर्षा होती है, वहाँ ऐसी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है।
जिसे मरुस्थली मृदा कहते हैं। तो इस तरह की मिट्टी एशिया महाद्वीप में जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का अरब मरुस्थल है वहाँ देखने को मिलती है। साथ ही भारत का जो थार मरुस्थल है वहाँ ऐसी मिट्टी पाई जाती है। मंगोलिया में जो गोबी मरुस्थल है वहाँ भी इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। ऐसी मिट्टी में वर्षा की कमी के कारण उत्पादन बहुत कम होता है और यह कृषि के अयोग्य होती है। मानचित्र में देखिए मरुस्थली मृदा, तो ये जो क्षेत्र है अरब का मरुस्थल, यहाँ इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ और गोबी का मरुस्थल, तो इस क्षेत्र में यह मरुस्थली मृदा पाई जाती है। अगली जो मिट्टी है वो है पीली मृदा। तो एशिया महाद्वीप में पीली मृदा पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी जापान में देखने को मिलती है। साथ ही भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसके मध्य भाग में भी इस तरह की पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग पीला होता है, इसमें लोहांश अधिक होता है, पोटास वनस्पति के अंश हैं उनकी कमी होती है। इस तरह की जो मिट्टी है ये मोटे अनाज की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। मानचित्र में देखिए पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है, तो ये जो चीन का जो दक्षिणी भाग है, पूर्वी चीन है यहाँ, साथ ही दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी जापान के क्षेत्रों में भी ये मिट्टी मिलती है। और भारत का जो पठारी भाग है, जहाँ मध्य पठारी भाग है, यहाँ भी इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। अगला जो प्रकार है वो है लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। तो एशिया महाद्वीप में लाल मिट्टी है वो एक बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है, जिसमें दक्षिणी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन द्वीप समूह आदि। तो दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह हैं उनमें जहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका जो रंग है वो लाल होता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ इसे लाल मृदा कहते हैं। और साथ ही जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ इसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। मानचित्र में देखिए ये लाल मृदा का क्षेत्र है, जिसमें दक्षिणी भारत का तटीय क्षेत्र आ गया और संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग। तो यहाँ तापमान भी अधिक होता है। तो यहाँ देखिए भारत का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ से लाल मिट्टी कहते हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश हो रही है, जैसे कि पश्चिमी तटीय भाग है, तो वहाँ ये लेटेराइट मिट्टी कहलाती है, जिसमें लेटेराइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात जो निच्छालन के द्वारा ऊपरी तत्व हैं वो वर्षा के द्वारा धीरे धीरे नीचे भूमि में रिस कर चले जाते हैं, जिससे ऊपरी भूभाग पर मोटे तत्व रह जाते हैं, तो उसे निच्छालन कहते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश हैं वहाँ इसे लेटेराइट मृदा, और जो उष्ण कटिबंधीय भाग हैं जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है वहाँ इसे लाल मृदा कहते हैं। अगली जो मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। तो एशिया महाद्वीप के जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें हिमालय, तिब्बत, सिक्यांग का पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ मिट्टी की जो परत है वो थोड़ी पतली होती है, क्योंकि ढलान के कारण मिट्टी की मोटी परत नहीं बन पाती है। इस तरह की मिट्टी जो है वो चाय की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जैसे कि भारत में असम क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है। तो इस तरह एशिया महाद्वीप में जो जलवायु दशाओं में विभिन्नता है और जो भूआकृतिक प्रदेशों में विभिन्नता है, उसके कारण यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उनमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।